नमस्कार, वक्त प्राइम एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। देश में महंगाई जहां लोगों की कमर तोड़ रही है और लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, ऐसे में सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल भी उठाए। राहुल ने कहा केंद्र ये नहीं बता पा रही कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ाई। वो आगे कहते हैं कि पहले पूरी दुनिया मानती थी कि आर्थिक मोर्चे पर चीन और हिंदुस्तान एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है, महिलाओं को सड़क पर चलने नहीं दिया जा रहा, साथ ही बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में लोगों को नहीं समझा पा रहे। राहुल ने एनपीआर और नेशनल एनआरसी को नोटबंदी की तरह जनता पर टैक्स करार दिया। एनपीआर को नोटबंदी के समान बताते हुए उन्होंने कहा कि ये वो चीज है जो गरीब आदमी को अफसरों के चक्कर कटवाएगी, साथ ही इसके लिए लोगों को रिश्वत भी देनी होगी और करोड़ों लोगों की जेब से पैसा निकालकर उन्हीं 10 से 15 लोगों को दिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया कि वो एनपीआर के चक्कर में देश में भाई भाई को लड़ा रहे हैं। वहीं राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी को घुसपैठिए का हितैषी बताया। इन्हीं मुद्दों के साथ प्राइम एजेंडे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर दौरे पर रहे राहुल गांधी, आदिवासी वेशभूषा में आए नजर, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देश को बांटने का लगाया आरोप, भाई को भाई से लड़ा रही सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यक्रम में आदिवासी वेशभूषा में डांस भी किया। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राज्य सरकार की बघेल सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सबकी आवाज़ गूंजनी चाहिए, युवाओं की, माताओं बहनों की, आदिवासियों की, छोटे दुकानदारों की, दलितों की, सबकी आवाज़ छत्तीसगढ़ की सरकार में सुनाई देनी चाहिए। ये प्रदेश आगे जाए तो सबको लेकर एक साथ मिलकर आगे जाए। आप देख रहे हैं देश में क्या हालत है। देश को बांटा जा रहा है। अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम किसानों को सही दाम दिलवा रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि विविधता में एकता हमारी ताकत है, लिहाजा सबको साथ लिए बगैर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। जब तक इस देश के सभी लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक सभी की आवाज विधानसभा में, लोकसभा में सुनाई नहीं देगी। तब तक बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर को देश की गरीब जनता पर टैक्स बताया। देश का टाइम जाया किया जा रहा है। नोटबंदी की, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा निकाल दिया। 3,50,000 करोड़ रुपए सबसे अमीर 15 लोगों को दे दिए। मार्केट में से पूरा का पूरा पैसा निकल गया, उनके जेब में गया। कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। मगर ये प्रधानमंत्री को मतलब शायद समझ नहीं आ रही है। या देखिए, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को। राहुल गांधी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है, जिसका नतीजा सबके सामने है। उनके मुताबिक बीजेपी लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि भाई को भाई से लड़ाकर देश का फायदा नहीं हो सकता। गरीबों पे ये आक्रमण है, सीधी सी बात है।
अब गरीब व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई हमें रोजगार कैसे मिलेगा। अर्थव्यवस्था पहले 9% पे ग्रो करती थी, अब 4% पे आ गई है, वो भी नए तरीके से नाप रहे हैं। अगर हमारे तरीके पुराने तरीके से नापो तो 2.5% पे पहुंच गए हैं। तो गरीब जनता पूछे भैया आपने हमारी जेब से पूरा पैसा निकाल दिया, मार दिया आपने हमें, मगर हमें क्या मिला। और छत्तीसगढ़ उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल बन रहा है, अच्छी बात। रायपुर में राहुल गांधी ने जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमला बोला है और एक बार फिर नागरिकता कानून को लेकर बयानबाजी की है, इससे एक बात तो तय है कि बीजेपी खेमे से इसकी जोरदार प्रतिक्रिया आने की उम्मीद जताई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो राहुल गांधी के इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर पलटवार आया। प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी और अब नहीं है तब भी कुछ भी बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। 2019 का मैन ऑफ द ईयर ऐसे जो सभी लोग आप विश्लेषण करोगे, झूठ ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार के लिए वो पात्र है। पहले उनके बयानों से परिवार परेशान था, अब पूरी कांग्रेस और जनता परेशान है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें कहा कि 2019 के वो सबसे बड़े झूठे हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आज किस तरह का माहौल रहा, कैसा प्रदर्शन हुआ। ये अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसमें उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में कैसा हाल रहा वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बहराइच, देहरादून, गाजियाबाद, गोंडा, जौनपुर, कोलकाता, देश के अलग अलग हिस्सों में भी वहाँ की भी ये तस्वीरें हैं। तो यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में शांति रही, किसी तरह की कहीं एकाध जगह को छोड़ के अप्रिय घटना नहीं हुई पिछली बार के मुकाबले। चूंकि पिछले शुक्रवार को हिंसक खबरें ज़्यादा आई थी, तस्वीरें ज़्यादा आई थी, लेकिन इस बार पुलिस की पूरी तैयारी थी, उससे निपटने के लिए तैयारी पूरी थी, लोगों को भी जागरूक किया गया। और शायद एक यही वजह थी कि इस बार पूरी जो व्यवस्था थी वो यहाँ पे चाक चौबंद नजर आई। तो CAA को लेकर, यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सियासी घमासान भी जारी है, इसका प्रदर्शन, इसका विरोध भी हो रहा है। और दूसरी तरफ अपने अपने फायदे के लिए, या यूँ कहें कि सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। इसमें हर कोई अपनी तरीके से इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था, उसे झुटलाया नहीं जा सकता कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। GDP लगातार गिर रही है और राहुल गांधी आज उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पे हमलावर नजर आए। तो इसी पर इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा करेंगे, इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। धनोज कुमार है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से। अजय शर्मा है और वरिष्ठ पत्रकार। विनोद सिंह ने, नेता कांग्रेस। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। केसी जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और जावेद अहमद हैं प्रवक्ता RLD। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले राहुल लाल, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपका परिचय देना मैं भूल गया था, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा, इसीलिए चूंकि आप देख रहे हैं, दोनों तरफ की बयानबाजी को सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कैसे देखते हैं मौजूदा वक्त में, एक तरफ CCA, दूसरी तरफ राहुल उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो बुनियादी समस्या है इस वक्त, कैसे देखा जाए उनके बयान? नहीं, ये देखिए, कांग्रेस को अभी इसमें अर्थव्यवस्था का मामला उठाना चाहिए, कांग्रेस ही क्या सबों को उठाना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था काफ़ी संकट की स्थिति में है इस समय। हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है, और वो जिस समय हम लोगों ने, राजेश जी, चर्चा की थी अर्थव्यवस्था के मामले पे, उसमें तो अर्थव्यवस्था थोड़ी बेहतर भी थी, लेकिन अभी वो उससे भी हम लोग काफ़ी नीचे निगेटिव स्थिति में आ गए। देखिए, एक बयान का एक हिस्सा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके ऊपर मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा। वो है, एक समय वो समय ज़्यादा दूर नहीं था, एक समय में भारत और चीन के विकास दर की जो चर्चा की जा रही थी, इसलिए कि उस समय हम लोग चीन से विकास दर से हम लोग ऊपर चल रहे थे। और वो देखिए, सरकार लगातार कह रही है कि इस सरकार ने 2016 के समय में, 2016-17 के फर्स्ट तिमाही के अगर आंकड़े हैं राजेश जी, वो है ग्रोथ रेट का 9.2%। 16-17 का फर्स्ट तिमाही का आंकड़ा है। हालांकि उसके बाद फिर जैसे ही नोटबंदी आता है, और फिर 16-17 का टोटल ओवरहेड आंकड़े आके 8.2 पे आता है। वहां से जो आप देखेंगे कि उसके बाद से जो आंकड़े नीचे गिरते चले गए, वो गिरते हुए हम लोग अभी देख रहे हैं इस तिमाही में 4.5% है।
इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था कि हम लोग यानी कि 16-17 में 9.2, फिर 16-17 का फर्स्ट तिमाही में, फिर 16-17 का 8.2 रहा, फिर नेक्स्ट ईयर 7.2। पिछले साल हमारा हम लोगों का आंकड़ा कितना था? 6.8% पिछले साल। उसमें जब वो 6.8% पे था तब चीन था 6.6% पे। तब फिर यही कहा जा रहा था कि भारत और चीन जो है विकास में एक दूसरे को होड़ दे रहे हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा कि अभी चीन और अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा है। चीन उसमें सीधे सीधे अमेरिका से हेड ऑन ले रहा है वो। इसी तिमाही में जब भारत का विकास दर 4.5% है, इसमें चीन का विकास दर इसी तिमाही में 6% पे बना हुआ है। तो नुकसान तो चीन को होना चाहिए था राजेश जी, लेकिन नुकसान की स्थिति में भारत है। और ये 4.5 के इससे भी आंकड़े स्पष्ट नहीं होते हैं। आंकड़े आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं, यानी नेशनल जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण है, इस समय वो 2,75,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। तो यानी आपको टोल टैक्स नहीं आ रहा, आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही है, इसके कारण से आपके यहाँ पे सड़क पे जो ट्रक हैं, ट्रक कम चल रहे हैं, टोल टैक्स कम आ रहा है। स्थिति काफी विकट है। निर्यात दर अभी -6% पे चल रहा है इसमें। तो वो निर्यात दर आपका माइनस में है, आयात की स्थिति काफी कम है। तो ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे के ऊपर सारे राजनीतिक दल मिलकर ध्यान दें। अभी भी जो प्रधानमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, आज जो है कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने बयान दिया है शिमला से कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है, और वो कह रहे हैं कि 2024-25 तक में हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर 4.5 का जो ग्रोथ रेट है, जो आज के डेट का ग्रोथ रेट है, अगले तिमाही में हम लोग इस आंकड़े को भी नहीं देखेंगे राजेश जी। लेकिन अगर इसके आधार पर भी अगर हम लोग $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी जोड़े तो उसके लिए हम लोगों को 2033-34 लग जाएगा $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने में। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता से एक आखिरी लाइन में जोड़ दूं, पीयूष गोयल जी जो कि अभी एक तरह से रेलवे मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं और एक तरह से कॉमर्स मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। पीयूष गोयल ने खुद ही कहा है कि अगर हम लोगों को अगर $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी चाहिए तो हमारा निर्यात दर होना चाहिए कम से कम 20%। ठीक है, अब वो अभी माइनस में चल रहा है। तो स्थितियां कितनी, इस पर जवाब ले लेते हैं बीजेपी के ही प्रवक्ता से, केसी जैन है। जैन साहब, आप हालात को देख नहीं रहे या देख के नकार रहे हैं उनको? मतलब वो कहते हैं ना कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के और उसे लगता है कि उसने नहीं देखा। क्या अर्थव्यवस्था का जो हाल है उसे आप लोग नहीं देख पा रहे? कैसे होगी $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसे करने के जो दावे हैं, जबकि लगातार हम नीचे आ रहे हैं सर? और राहुल गांधी को आप क्यों सदी का सबसे बड़ा, साल का सबसे बड़ा झूठा करार दे रहे हैं? नहीं, देखिए, जो इकोनॉमी पे बात हो रही है इस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डाउन है और डामाडोल स्थिति में है। रही बात कि जो अभी अर्थशास्त्री महोदय ने जो बात रखी, तो ये 3-3 महीने का जिस प्रकार से डाटा आता है सामने ग्रोथ रेट का, तो इस समय जरूर डाउन है, लेकिन ऐसा नहीं कि इकोनॉमी भारत देश की हमेशा ऐसी रही। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हम इस जो अर्थव्यवस्था खराब है, जो डामाडोल स्थिति में है, इसको हम लोग सुधारने में, हम लोग बेहतर करने में सक्षम है और इससे बाहर निकलेंगे। ये चीज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कही अपने वक्त। लेकिन उस पे काम होता तो जैन साहब नजर नहीं आ रहा, ना उस पे सरकार का फोकस है, क्योंकि मौजूदा वक्त में क्या आपको लगता है कि एनआरसी, एनपीआर, सीसीए ज्यादा जरूरी था, या इस वक्त जीडीपी और जो अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, उस पर फोकस करना बेहद जरूरी था? पहले केंद्र में क्या रहना चाहिए था? मौजूदा वक्त को अगर देखें, चुनौतियां आपके सामने कई हैं, उनसे मुंह तो नहीं फेरा जा सकता। जी, नहीं, देखिए, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई एक बिल पास होता है संसद में, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और संसद में इसका तो कोई बिल आएगा नहीं कि नहीं आप इकोनॉमी को एकदम से कोई ग्रोथ कर देंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी होती है वो अर्थशास्त्री लोग उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि देखिए, उपभोक्ता और उत्पादन, ये जो चीज़ें हैं, इसके हिसाब से इकोनॉमी डिपेंड करती है। और जो हमारे देश के इस समय चाहे निर्यात को लेकर के हो, आयात को लेकर के हो, या अन्य चीज़ों को लेकर के हो सकता है उपभोक्ता इस समय थोड़ा सा उपयोग में कम चीज़ों को ला रहा हो। चाहे आप देखिए, जो व्हीकल मार्केट है उसमें भी आप देख लीजिए कि वो कमी आई है, तो लोग अभी बचत कर रहे हैं और इस तरीके के खर्चे नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा, आरबीआई ने भी उसके लिए गाइडलाइन जारी की, अपनी जो रेपो रेट है उसको कम किया उन्होंने, उसको बेहतर करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं उसके लिए बनाई है। वो चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, ग्रोथ जिससे कि बढ़े, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। और जैन साहब से एक सवाल है, इन्वेस्टर्स जो है हमारे वहाँ, उनको बढ़ावा दे करके हो, तो उस पे काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन ये जो सीए का मुद्दा है, उससे उसको जोड़ना,
बिल्कुल बोलिए। गलत होगा। ये एक अलग चीज है और वो अलग चीज है। क्या आज की डेट में अगर पाकिस्तान हमला कर दे तो क्या हम गोला बारूद बचा के रखें? ठीक है जैन क्या साहब, हमारी अब सुनिए, इकोनॉमी अच्छी आप ही नहीं से सवाल है। हम लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। गोला बारूद बचा के रखिए, खर्चा मत करिए, ऐसा तो नहीं है। वो अलग सब चीजों के लिए अलग अलग बजट है और एक बजट दूसरे बजट में ओवरलैप नहीं होता है। ठीक है जैन साहब, बजट दूसरे बजट में ओवरलैप नहीं होता। ठीक है, आप ही से कुछ पूछना चाह रहे हैं अजय शर्मा। जी जैन साहब, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत सुनकर अच्छा लगा, खूबसूरत बातें हैं। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी चीज़ लेकर आते हैं उसमें पैसा खर्च होता है। देश की जो मौजूदा स्थिति है आर्थिक रूप से, उस पर राहुल लाल जी ने भी अपनी बात रखी, आपने भी उसका जवाब दिया। लेकिन एक आम आदमी की नज़र से मैं एक पत्रकार के बतौर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बीच में जाते हैं, लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी बात कहेंगे। यानी कि एक आम आदमी बात, कितना पैसा सीए में या एनपीआर में या एनआरसी की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में खर्च होगा? ये भी है। जब देश की ऐसी स्थिति हो, जब लोग पास रोज़गार ना हो, बेरोज़गारी चरम पर हो गई हो, महंगाई बढ़ रही हो और लोग कह रहे हो साहब हमारे पास धंधा नहीं है, काम नहीं, हम करें क्या? आप बताइए। एक तो मैं जो थोड़ा समझना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो लोग एक चीज़ें फीडबैक आ रही हैं कि देश जो है दो भागों में बट गया है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट का अगर पॉलिटिकली एनालिसिस करें तो वो एक तरीके से इन्होंने ये कहा कि देश दो भागों में बट गया है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। यानी एक पार्टी जो है हिंदुओं की राजनीति कर रही है, एक पार्टी जो है मुसलमानों की राजनीति कर रही है। हाँ। यानी कि और आप वो करेंगे लड़ा रहे हैं। यानी कि जो देश के मुख्य मुद्दे होने चाहिए वो होना चाहिए आपकी रोजगार, महंगाई, इस पर जिससे कि लोगों को जो है रोजगार मिले, उनके घर में जो है चूल्हा जले, उनकी चीज़ें जरूरी हो, ना कि ये दूसरे मुद्दे जरूरी हैं ज़्यादा। जैन साहब शॉर्ट में जल्दी से। जी देखिए, जी देखिए, कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी ने संसद में क्या कहा कि आप 370 ले आते हैं, आप 3 तलाक का बिल लेकर के आते हैं और आप राम मंदिर को आगे बढ़ाते हैं। घर से वोट देने निकलता है तो ये सोचता है कि मेरे घर में रोटी है या नहीं, मेरे बच्चों के पास, मेरे उसके पास बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे हैं या नहीं, उसके पास मकान का किराया देने के लिए पैसे हैं या नहीं, उसके पास अपनी बीवी बच्चों का इलाज कराने के लिए पैसे हैं या नहीं। अब ये सारी चीजों को लेकर के सीए पे हल्ला कर रहे हैं केवल। ठीक है जैन साहब, आपके पास आता हूं मैं, और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश कहीं विभाजन की स्थिति में नहीं है। हाँ। ये विभाजन की स्थिति में खड़ा जरूर नहीं, करना तो वो तो कह रहे हैं ना, राहुल ने यही तो कहा है कि आप भाई भाई से लड़वा रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि वो 2019 के सबसे बड़े झूठे हैं। खड़ा जरूर करना चाहते, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है देश के अंदर, और सीए का कोई इफेक्ट देश के अंदर रहने वाले ना मुसलमान पे ना हिंदू पे। ये तो नागरिकता देने का बिल है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और नागरिकता किसको देना है, ये बिल पहले से था मौजूद, इसमें कुछ संशोधन किए गए, ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और उनको लेकर के सरकार लेकर के आई है। ये कोई भाजपा का बिल नहीं है, ये अमित शाह जी का बिल नहीं है, ये तो सरकार का बिल है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करें। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। अंतर होता है, शरणार्थियों की विनोद समस्या सिंह, नहीं है। क्या आपत्ति है? आपको इतने स्पष्ट शब्दों में इन्होंने समझाया है कि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो क्या आपत्ति है? फिर क्यों सियासत हो रही है और क्यों ये हंगामा खड़ा हुआ? देखिए, सरकार के पास जब कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है और उस पर कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो इसी तरीके से इनके जिम्मेदार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथ्य के साथ साइंटिफिक तरीके से उस पर जवाब देना चाहिए था, जो इनसे सवाल आदरणीय राहुल जी ने पूछे हैं। उसके बजाय वो मजाक और मखौल बना रहे हैं। देश की जनता का सीधा जवाब उन्होंने जनता का सवाल किया था, पूरे देश की चिंता जाहिर की थी अपने सवाल के माध्यम से, तो उसका सीधा उत्तर तो इनके पास है नहीं। वो शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं झूठ ऑफ द ईयर है। ये कैसा तमाशा बना के रखा है? जो जायज ज्वलन सवाल जनता के हैं वो पूछे जाएंगे। और ये बताएं, इंडिया चाइना के हमारे साथी ने किया, वो फाइनेंस के जानकार भी हैं, ग्रोथ रेट हमारी और चाइना की तुलना करें, कैसे ये बन जाएंगे विश्व $5 ट्रिलियन फिर एक झूठ प्रचारित किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा हर मंच से। देश को तमाशा बना के रखा है, देश के संसाधनों का दुरुपयोग करने में लगे हैं। कोई बजट का ज्ञान नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, कब कहां पर कितना पैसा, कितना ऊर्जा, कितना संसाधन देश की सकारात्मक तरीके से सबको लेके विकास करने में लगेंगे। इन्होंने सब कुछ तहस नहस करने का काम किया है। इस तरीके से देश नहीं चलता है। ये केवल आरएसएस का एजेंडा, सीमित सोच, संकुचित मानसिकता के साथ देश नहीं चलेगा। इससे आप कहीं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और छाप नहीं छोड़ पाएंगे। उन्होंने वो चिंता जाहिर की है जो 2008 भयंकर आर्थिक मंदी थी,
तब और देश राष्ट्रपति ओबामा को भी ये कहना पड़ा, मनमोहन सिंह जी आपने कितने अच्छे आर्थिक सुधार की सरकार चलाई और भारत को मंदी से अछूता रखा। 9% के करीब हमारी जीडीपी दर थी, वहां पर आंकड़ों के साथ बात करें, हर चीज इनके जुमलेबाजी से दबाई नहीं छुपाई नहीं जा सकती है। भाजपा के लोग तमाशा करना बंद करें, कुछ भी तथ्य हो, आंकड़े हो, प्रमाण हो तो उसके साथ जवाब देने का काम करें। जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। अब मैं आप बात करता हूं इंडो चाइना की क्या स्थिति है, ये नेबरहुड की बात करते हैं, हर जगह फेल हो रहे हैं। चाइना हम्बन टोटा हुआ, ग्वादर पोर्ट हो, चितगांव हो, हर जगह आता जा रहा है। भारत नेपाल का इतना अच्छा नेबर था, वहां भी उसने चाइना नेपाल सड़क पे आग लगाने टेरिटरी बना दी है रेलवे के लिए, हर जगह ये सही है। भारत का ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर आने से 10 बार सोचेगा। कोई बिजनेस का वातावरण ही नहीं है, बिजनेस ऐसे नहीं आता है, देश ऐसे प्रगति से नहीं बढ़ेगा जब अंदरूनी तौर पे आपकी क्योस की स्थिति रहेगी। ये इनको बेसिक बातें क्यों नहीं समझ में आ रही? आम हिंदुस्तानी का मूड, आम हिंदुस्तानी का नेचर, ये भाजपा के लोग समझने में पूरी तरीके से असफल रहे। इनका क्या, ये तो झोला लेके उठाया है, लेकिन इनके झोला पकड़ने और उठाने में देश को 25-30 साल जो पीछे जाना पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये प्रोटेस्ट करने का तरीका कौन सा है? अरे करने का तरीका जीडीपी की आपको जानकारी हो, तथ्यों की जानकारी हो, अर्थशास्त्र की जानकारी हो, क्यों नहीं आज के दिन अगर राहुल गांधी ने ये ज्वलंत जायज सवाल उठाए हैं तो एक आपका जिम्मेदार मंत्री मजाक करने के बजाय तथ्यों के साथ प्रामाणिक आधार पर आता और संतुष्ट करने की बात करता कि हाँ राहुल जी मेरे पास आपके सवालों का जवाब है और हमारी ये प्लानिंग है, ये रोडमैप है, हम ऐसे देश को ये सब करने जा रहे हैं। सब हवा में, जुमलेबाजी में, सब आंकड़ेबाजी में, सब झूठ में, जनता आपको वोट देती रहे, जनता से खेलते रहिए, जनता को बेरोजगार करते रहिए, जनता की कुर्की करते रहिए, जनता के ऊपर अत्याचार करते रहिए। कुछ तो ख्याल करिए जनता की। सवाल करने पे कोई मनाही नहीं है। हमने इतना सुंदर देश, आर्थिक सुधार वाला देश आपको सौंपा था, आपको उससे आगे आ जाके बात करनी चाहिए थी। आप पीछे हैं, 3%, 4% देश की हालत है ये जीडीपी। 1991 की अर्थव्यवस्था से पीछे हो। आप 1991 की अर्थव्यवस्था से पीछे शाम करिए। ये भाजपा बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, ये आम जन की बात है। 130 करोड़ लोगों की इच्छा आकांक्षाएं पूरी होंगी तभी कांग्रेस और भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करेंगे और सेवा कार्य में लगेंगे। लेकिन आपका तो सेवा उद्देश्य ही नहीं है। आपको संसाधनों की, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना है, केवल 1 दर्जन लोगों को उसका लाभ देना है, अमीर बनाना है। बाकी 130 करोड़ जनता की आपको कोई फिक्र नहीं है। आप आर्थिक मोर्चे पे पूरी तरीके से फेल है, नकारे हैं। आपको कोई नीति नहीं है, नीति नहीं है, नजरिया नहीं है। आईएमएफ ने भी पिछले हफ्ते चेताया है, इनको वार्न किया है। हर तरफ से वार्निंग के बाद भी ये मनमर्जी और तानाशाही तरीके से सरकार चलाते हैं। एक्सपर्ट की बात सुनेंगे नहीं। अरे आपको सब कुछ नहीं आता। मोदी जी क्यों नहीं मान लेते कि उनको सब कुछ नहीं आता है? वो केवल एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग से देश नहीं चलता है, एक्टिंग से शो चलता है, एक्टिंग से देश नहीं चलता है। कि बाहर से आए हुए घुसपैठिए यहाँ पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? समस्या जानते हैं जैन साहब, अब आप सुन लीजिए। और बिल्कुल क्या स्थिति है, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। गंभीर समस्या थी घुसपैठियों की, क्या है? वो सबसे गंभीर समस्या थी बांग्लादेश के कारण। हम लोग समझना चाहिए। देखिए जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां से घुसपैठिए आ रहे थे, घुसपैठियों का सबसे मुख्य गढ़ क्या था भारत में? हम लोग सारे लोग जानते हैं घुसपैठिए बांग्लादेश से आते थे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति 2011 से बांग्लादेश 8-9-10% के ग्रोथ रेट पे चल रहा है। अभी भी जो विश्व वर्ल्ड बैंक वगैरह ने उसके बारे में घोषणाएं की हैं, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं। जो लोग आए हुए थे इलीगल माइग्रेंट, वो खुद ही देख रहे हैं कि भारत में रोजगार नहीं मिल रहे, बांग्लादेश जा रहे हैं। जैन साहब आपने कुछ मुद्दे उठाए थे, जरा मैं सवाल उस पर भी मैं रखूंगा। सबसे पहला चीज, बार बार ये चीज कह देना, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है, इसलिए भारत भी इसके चपेट में है। ये एक बहुत ही अर्थव्यवस्था का सामान्यीकृत मामला है। ये मैं अभी कहूंगा कि देश में इस समय भारत में 50 वर्षों का सबसे ज्यादा बड़ा बेरोजगारी है और अमेरिका में 55 वर्षों का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला देश बना हुआ है। लेकिन उस पर तब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसी में राजेश जी खाली एक पॉइंट में कहूंगा, इस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रेड वार है उसका हम लोग लाभ लें। मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में, जब अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर नहीं हुई थी, तब भी मैंने कहा था भारत कम से कम 57 प्रकार के उत्पाद ऐसे हैं
जिसमें भारत अपना निर्यात बढ़ा सकता है, चीन को बेच सकता है उसको। मैंने वित्त मंत्रालय के सामने भी कई बार ये प्रपोजल हमने सुझाव के लिए वहां पे भी रखे, लेकिन अब तक इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। जो जिन देशों ने इस तरह के सुझावों को गंभीरता से रखा, चाहे बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, उन देशों की अर्थव्यवस्था काफी छलांग लगा रही है। धनोज कुमार, क्योंकि क्या मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थिति है, जैसे हालात हैं बेरोजगारी को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, जीडीपी को लेकर, क्या ऐसे वक्त में ध्यान सरकार को उस पर केंद्र करना चाहिए था, या अभी हमारे लिए एनपीआर जरूरी था, अभी हमारे लिए नागरिकता कानून जरूरी था, अभी हमारे लिए एनआरसी जरूरी था? क्या सरकार इस गंभीरता को नहीं समझ पा रही कि इस वक्त देश के सामने एक बड़ा संकट है? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। देर से ही आपको याद आई और मैं सबको सुन रहा था। मेरी जो आदत है, शुरुआत करने से पहले आपके सवाल का जवाब भी होगा और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। खुदा जाने कितनों का ईमान सियासत के दांव से फिसलता है, खुदा जाने कितनों का ईमान सियासत के दांव से फिसलता है, जब झूठ के माचिस से कोई तिल्ली निकलता है, अकेले में जब वो कुर्सी के लिए सोचता है। मेरा इशारा आप समझ गए कि क्या होगा, जो अभी हमारे बगल में बैठे छोटे भाई बोल रहे थे। अकेले में जब वो कुर्सी के लिए सोचता है, तैयार आग की लपेटे तंदूर की हिंदू मुस्लिम के लिए करता है। मैं ये शेर आज इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरा अपना एक आदत है, जात पात को मैं बहुत दूर रखता हूँ। आपने कहा और अभी मैं सुन रहा था, जीडीपी, हिंदुस्तान का जीडीपी को समझने से पहले जरूरत है 70% गरीब लोग जो हिंदुस्तान में है उसको समझने का। मैं एक बात अभी कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी कई बार सांसद बन चुके हैं, अभी अमेठी से हारे और वहां जाके जीते। उनको मालूम था कि हमने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं यहां से हार जाऊंगा। अगर वो वाकई एक सच्चा लीडर होता, तो मैं ये नहीं कहना चाहता आपको, सच्चा लीडर होता, जनता के हितैषी होते, भारत के विषय में सोचता, भारत के गरीबों के विषय में उसके दिल में कोई थोड़ी सी जगह होती और वाकई भारत के जीडीपी के लिए उसको सोचना होता, तो वो संसदीय प्रणाली में भाग लेते। आज तक उसका 100% अटेंडेंस भी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। मैं भी अपने छोटे भाई को सुन रहा था, कांग्रेस के नेता हमारे विनोद जी बोल रहे थे और जैन साहब, मैं कहता सारा पाप क्या बीजेपी ने कर दिया क्या? पत्रकारिता के नजर से जब सोचता हूं तो मैं देखता हूं, अभी हमारे भाई राहुल लाल जी भी कह रहे थे, जीडीपी, गरीबों का जीडीपी मुझे कांग्रेस बता दे। जब से देश आजाद हुआ है, ये फेडरल इन नेचर में, कि गरीबों का स्थान जीडीपी में कहां है? वो 1951 से लेके 2009 तक कंटिन्यू सरकार में रहे। मुझे वो बता दे कि गरीबों का जीडीपी भारत में इतना था, इतना है, इतना रहेगा। सिर्फ झूठ इसलिए उसको कहा है, उसको लॉयर ऑफ ईयर इसलिए कहा, झूठा ऑफ ईयर इसलिए कहा कि उसका काम है झूठ बोलना, सारी हरकत उसकी पचकाना है। जब भी वो कुछ बोलते हैं, बोलने से पहले एक मिनट अजय साहब, एक मिनट अजय साहब, एक मिनट मैं सुनूंगा, एक मिनट बोलने तो। गरीबों जीडीपी में क्या है? गरीब आदमी नौकरी कहाँ करता है? कौन सी कंपनी में करता है? कौन सी फैक्ट्री में करता है? कौन सी एमएसएमई कंपनी में काम करता है? कौन से लाला क्या काम करता है? आप कह रहे गरीबों का योगदान सर जी, मेरा सवाल तो यही है कि क्यों गरीबों, एक मिनट सर, एक मिनट अजय भाई साहब का जवाब दीजिए। पत्रकार, क्यों गरीब आदमी को एक लाला के पास नौकरी करने की जरूरत पड़ती है? क्यों गरीबों को रिक्शा चलाने की जरूरत पड़ती है? क्यों गरीबों को एक दूसरे का, मैं वो बात कह दूंगा चैनल पर जो बहुत बड़ी बात किसी विपक्ष के पास नहीं होगा, आज गरीब लोगों से वो काम करवाया जाता रात के अंधेरे में जहां पर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, मौत हो जाता, उसे गटर साफ करवाते हैं। मैं बिल्कुल सात्विक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों गरीबों से करवाया जाता है? इस संस्था में आज पहली बार कांग्रेस नहीं आया। कांग्रेस गवर्नमेंट बेबाक गवर्नमेंट रही है, बिना विपक्ष की गवर्नमेंट रही है। कोई भी विपक्ष उनके सामने कभी खड़ा होता नहीं था। लेकिन आज उस कांग्रेस की हालात क्यों? क्योंकि वो गरीबों के लिए नहीं सोचा, ना गरीबों के रोटी के लिए सोचा, ना गरीबों के कपड़ा के लिए सोचा, ना मकान के लिए सोचा, ना रोजगार के लिए सोचा, ना उसके स्वास्थ्य के लिए सोचा, ना उसके दवा के लिए सोचा, ना उसके फिक्स डिपॉजिट के लिए सोचा, ना बैंक में उसके अकाउंट के लिए सोचा। मैं क्या सोचा कांग्रेस को? कांग्रेस ने सोचा सिर्फ गरीबों को गरीब रहने दो, सिर्फ ये हमारा वोट देगा। और मीठी मीठी बातें, जैसे अपने घर के बच्चे को मैं कहता हूं कि बेटा आज लेट हो गया, मार्केट बंद हो गई, इसलिए तुम्हारा सामान नहीं ला पाया। आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वाकई राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के किसी भी नेता में दम है तो आके बोले कि गरीबों का जीडीपी 1951 से लेकर अब तक कहां पर है। मैं सारे नेताओं को आपके चैनल की तरफ से कहना चाहता हूं, और साथ ही 2 लाइन कहना चाहता हूं, सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होता है, तत्वों को होता। आज जो भारत सरकार वह नियमित वर्क कर रहे हैं, नियमित वर्क में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटी सी उदाहरण घरेलू देकर, जब हम नए घर बनाते हैं तो पुराने घर को तोड़ते हैं। पुराने घर को तोड़ते हैं तो उसमें 2 तरह की ईंट होती है,
एक साबुत ईंट और एक ईंट के टुकड़े टुकड़े। हाँ। तो साबुत ईंट को जल्दी हम उठा लेते हैं, टुकड़े टुकड़े उठाने में टाइम लगता है। मैं आपको इसलिए, क्योंकि इंडिया घरों से जाना जाता है। इंडिया जो देश है वो परिवारों का देश है। इंडिया जो देश है गांव का देश है। लेकिन अब तो बांटा जा रहा है ना परिवारों को। कभी भी गांव पे ध्यान नहीं दिया। अगर गांव पे ध्यान देता तो आज ये नहीं होता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी की जो सरकार है वो प्रयास कर रहा है कि वो कैसे कनेक्ट हो गांव से। जैसे बिजली को लेके, पानी को लेके, क्योंकि उन्होंने बेबाक का अभी सरकार 19 में हुआ और उन्होंने कहा 2024 तक हर घर को जल देंगे, नल के द्वारा जल देंगे। तो आशा तो है, क्योंकि हमारी आपकी जिंदगी आशा पर चल रही, व्यवस्था को ठीक कर रहा है। और आपका एक सवाल आपका जो था एनआरसी और संभावना नहीं है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। अगर मेरे पास सच्चाई है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं ना मैं जावेद हूं, ना मैं जाबर हूं, ना मैं ज्योति हूं, ठीक है, मैं धनोज कुमार हूं। अगर मैं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, उनके दादाजी जो भी हो उस टाइम में, अगर देश के विभाजन के टाइम में इंडिया में थे तो ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। ये बात सरकार के मुखिया और हमारे मित्र कहते हैं कि अलग अलग विचार है। अरे आप बड़े की बात सुनोगे, छोटे की सुनोगे? जो प्रधान होता है, उन्होंने कहा प्रधान सेवक, तो आप उनकी बात को जावेद अहमद क्या करते हैं? विपक्ष कहेंगे कि प्रकाश जावड़ेकर ने ये बोला, अमित शाह ने ये बोला। अरे डायलॉग कौन ला रहा? डायलॉग लाने का काम है प्रधान सेवक प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री संक्षेप में आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तानी है, अभी आर्थिक मंदी है, संताल पर आर्थिक मंदी के कारण जो सबसे ज्यादा चपेट में है, लेकिन ये लोग डर फैला जी, मैं उसी कुर्सी, मैंने कहा ना अपने शेर में कि जब में उस कुर्सी को देखता है, सबसे ज्यादा इस तंदूर में आग लपटे तेज करता है और उस आग की लपटे में राजेश जी हिंदू मुस्लिम आ ही जाता है। जो अभी तक आप देख रहे हैं कुछ दिनों से उस तंदूर जैसी लपटों में आज हिंदू मुसलमान जल रहा है। आज नुकसान किसको हो रहा है? देश को हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? कांग्रेस को हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है? नहीं जी, देश को हो रहा है। और ये नुकसान कौन कर रहा है? मैं पिछले भी डिबेट में कहा था कि आप अपने डायलॉग को बोलिए, संसदीय प्रणाली है, उसके आप मेंबर हैं, आप वहां पर नेता बना रखे अधीर रंजन को। अगर वाकई आप हितैषी होते इंडिया के तो आप अपोजिशन का लीडर बनते हैं। राहुल गांधी अपोजिशन का लीडर बनते हैं, लेकिन वो अपोजिशन के लीडर के लायक भी नहीं है। उसकी पार्टी उसको अपोजिशन लीडर के लायक नहीं समझता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी जो अर्थव्यवस्था में मंदी, धनोज जी जो कह रहे हैं गरीबों का जीडीपी, देखिए अभी जो अर्थव्यवस्था में मंदी, इसके सबसे ज्यादा चपेट में कोई है। साबित करिए पहले, गलत साबित कर रहा हूं। राहुल गांधी पहला चीज तो कोई अगर झूठ है सबसे ज्यादा कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूं देखिए सरकार ने क्या कहा जी। आज सरकार 6 साल से है, सरकार 6 साल से है। मुझे बताइए, सरकार ने बोला है कि देश का जब चालकों का, ठेली प्रधानमंत्री का सबसे महत्वाकांक्षी योजना क्या रहा है, उसका स्थान कहां है जीडीपी में? मुझे बताइए। पहले आप मीडिया गलत कीजिए, सुन तो लीजिए पहले। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य, देश भारत कृषि प्रधान देश है कि नहीं धनोज जी? भारत कृषि प्रधान देश है, हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब जानता है, सबको पता है कृषि प्रधान देश है। बस मैं उसी पे आ रहा हूं जी। प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा प्यारा सा लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2022 तक में जब देश 75वीं आजादी का वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय तक इस देश में किसानों की आय को डबल करना, ये लक्ष्य है उनका। और हम लोग सारे लोग चाहेंगे कि 2024-25 तक में देश $5 ट्रिलियन का भी हो जाए और कृषि आय डबल भी हो जाए। लेकिन इसी मामले को करने के लिए प्रधानमंत्री ने, जब नीति आयोग की अध्यक्षता में रहते हुए स्वयं प्रधानमंत्री ने अशोक दलवाई की कमेटी में, क्योंकि 2016-17 के बजट में पहली बार ये मामला आया था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कैसे डबल होगा, तो उन्होंने बताया कि आपको इसके लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, अशोक दलवाई कमेटी ने आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% करना पड़ेगा। हमारे यानी कि 2014 से 19 के पीरियड में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा वो 2.5% रहा, और अभी इस समय एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2% पे चल रहा है। अगर इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो इस सदी में किसानों का आय डबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए उसके लिए जो जमीनी काम करना है, आपकी बात अपने काम बढ़ाता हूं मैं कह रहा हूं कि आप देखिए इसका मतलब है लगातार किसानों के लिए सोचा 6,000 रुपया देना शुरू किया। सुनिए 6,000 से किसानों का डबल नहीं होने जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं, अफवाह का बजाय नहीं बजाएगा, बजाने की बात नहीं है, देखिए चलेगा सारे रखे किसानों को। मैं भी कह रहा हूं, अगर किसी ने किया, यहां पे कर रहा हूं, कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी लगा कहता है, पत्रकारिता 2024 कहता है कि अगर सच्ची आशावान हो, ऊर्जावान हो, उसको समय देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की फूटी कौड़ी नहीं दिया। कांग्रेस सरकार बनी महाराष्ट्र में, 2 लाख का घोषणा किया जनाब। सरकार बनने से पहले क्या किया था? तब तो फिर मैं किसानों को बहुत फायदा दूंगा, 6 साल दिया। कांग्रेस के छलावा फरेब, कांग्रेस के 6 साल जाने का नाटक है। हम लोग कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। अगर इसमें आर्थिक नाटक है, झूठे नाटक करते
करते हैं। जीडीपी को बढ़ाने में आंकड़ा नाटक झूठा किया जा रहा है। को पता है, तो छोड़िए, संघर्ष की पूरी स्थिति दुनिया है। को पता उसका नाटक की कैसे नाटक करते हैं। राजेश जी विनोद, शॉर्ट में मुझे जावेद भाई के पास जाना है, बहुत 6 टाइम साल से सरकार में भाजपा के लोग, भाजपा समर्थित हमारे बड़े भाई धनोज जी बहुत भी शॉर्ट वही में राहुल बात भाई, कर रहे हैं। विनोद भाई। जब होता क्या है, इनके अंदर संवेदनशीलता भी नहीं है, करने की कुछ इच्छा नहीं। आंकड़ों के साथ मैंने कहा कोई राजनीतिक बयानबाजी मैं नहीं करूंगा, गंभीर चर्चा चल रही है, आपको पहले बधाई हो इस चर्चा के लिए, सार्थक चर्चा के लिए। आंकड़ों के साथ जो देश के सवाल हैं, देश की समस्याएं हैं, एक उस आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ उसको रखें। अब 6 साल पहले अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6 साल से आप सरकार में चला रहे हैं, तो जहां हम छोड़ के आए थे उससे आगे की बात करते। मुझे तो दुख हो रहा है एक आम नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, जब देश के युवाओं का मैं भविष्य नहीं देखता हूं, अंधकार में देखता हूं, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है जो वैश्विक स्तर पे हम नकारात्मक हमारी ग्रोथ रेट जा रही है। कूटनीतिक रूप से, अंतरराष्ट्रीय रूप पे भी मैं आपका नजर डालना चाहता हूं, हर जगह से ये फेल होते जा रहे हैं। इनकी कोई पॉलिसी जनता के लिए नहीं है, जनता को समझ में नहीं आया। और अगर कोई सही बात पत्रकार कहे, लोगों को ठगना बंद करें, अभी समय है इनके पास। मेरी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस के किसी भी सिपाही को, जब भी मांगेंगे देश सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, हम उनके दरवाजे खड़े रहेंगे, 24 घंटे डटे रहेंगे, लेकिन देश की प्रगति से समझौता नहीं होने देंगे हम। आप आइए, आपको नहीं आता है, आप परम आदरणीय विश्व डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह लीजिए। हमारे पास एक से एक अच्छे लोग हैं जो आर्थिक स्तर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए ले जाएंगे और भारत की जीडीपी को बेहतर बनाएंगे। हम लेकिन आपके अहम से, आपके जबरदस्ती से, आपके तानाशाही तरीके से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सरकार मत चलाइए, देश के लोगों के साथ ठगी करना बंद कर दीजिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। देश की जिम्मेदारी से, गंभीरता से चलाइए, अभी भी चेत जाइए। आपके पास 4 साल का लगभग समय है, देश को कुछ तो आगे लेके जाइए, देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। चर्चा नहीं करते। ठीक है, लौटता हूं मैं। जावेद अहमद भाई, आपके पास काफी देर से नहीं आया, माफी चाहता हूं, थोड़ी देर हो गई। आपको जवाब दिया। ठीक है, जावेद अहमद प्रवक्ता आरएलडी के हैं। सवाल थे उस पे माननीय अमित शाह जी ने एक जावेद साहब, विपक्ष पे गंभीर आरोप कई लग रहे हैं कि साहब ये राहुल गांधी को सबसे बड़ा झूठा बता देते हैं, जो आंकड़ा दिखाया जाता है उसे नकारा भी जा रहा है, कुछ सच है और कुछ हवाई बातें भी हो रही हैं, उसमें भी कोई शक नहीं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कुछ किया, ऐसा भी कहा जा रहा है। तस्वीरें हमारे सामने। मौजूदा वक्त में क्या एनआरसी, एनपीआर और CAA ये बेहद जरूरी था, या फिर अभी आर्थिक मोर्चा जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है उससे निपटना विपक्ष के नजरिए से आप कैसे देखते हैं? देखिए राजेश भाई, हम ये नहीं कह सकते। देखिए, सच को स्वीकार करना चाहिए। सत्ता जनता का जनादेश होता है, और कोई भी देश में हम लोगों ने तो बचपन में इंदिरा जी के खिलाफ आपातकाल में जनता बुलेटिन बांटे हैं। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। इंदिरा जी से लड़ने के बाद भी क्या देश के लिए उन्होंने नहीं कुछ किया, ये मैं नहीं कह सकता। राहुल गांधी जी हो या मोदी जी हो, देश में जो राजनीति का स्तर हो गया है वो बड़ा घिनौना और बड़ा शर्मनाक हो गया है। पहली चीज ये है। राजेश जी, मैं एनआरसी पे भी बात कर लूंगा, CAA पे भी कर लूंगा, देश की अर्थव्यवस्था पे भी कर लूंगा। 10 लाख करोड़ रुपया हमारे बैंकों का NPA हो गया है। 13 और 14 के वित्तीय वर्ष में 7,500 करोड़ रुपए की बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुई, तो 17 और 18 में ये बढ़कर 19,500 करोड़ रुपए हो गई। ये कल का रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। हम इस समय उस स्थिति में हैं कि पाकिस्तान से मुकाबला करते करते अब हम निर्यात में बांग्लादेश जैसे छोटे से देश के साथ मुकाबले की स्थिति में नहीं रह गए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, वो 4% के अंदर है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी देश के विद्वान अर्थशास्त्री हैं, वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा एक बयान देकर अभी पिछले महीने
कि सरकार के अंदर आर्थिक नीतियों को समझने वाला कोई नहीं है। हाँ। ये नौकरशाही भ्रम में रखे हुए हैं और पूरी अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो चुकी है। किसान की आय दोगुनी क्या बल्कि जो पिछले साल थी उससे नीचे आ रही है। आप गन्ना किसान हो, आलू किसान हो, धान की खरीद आप ठीक से नहीं कर पाए। किसानों की स्थिति क्या है वो छोड़ दीजिए। हाँ। देश के अंदर अभी कहा गया भाजपा की तरफ से कि लोगों ने बचत शुरू कर दिया है। अरे लोग एक वक्त का खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, एक समय का खाना नहीं है। कि सरकार ने क्या गलती की है? सुनिए एक सवाल मेरा जी, आप ही के पार्टी के जो कर्णधार रहे जी बताएं। जिन्होंने पार्टी बनाई, जिनको हम बहुत सम्मान करते, चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने पटवारी को हटाकर लेखपाल का बहाली किया था जी। पटवारियों को हटाकर, ये इतिहास तो आप नहीं मिटा सकते ना। आप जी तो अभी बोले, बहुत अच्छा लगा सुनने में। मेरा एक सवाल ये है कि चौधरी चरण सिंह जी पटवारियों को हटाकर लेखपाल की बहाली किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनको तभी पता चल गया था कि भ्रष्टाचार बहुत व्यापक, और पटवारी जो थे, पटवारी क्या करते थे, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, हमारे भी पूर्वज किसान परिवार से हम हैं, तो उस टाइम उन्होंने क्यों बहाली किया? आप अभी उंगली उठा रहे हैं। उंगली उठाने से बेहतर आप देखिए कुछ चीजों को करने में वक्त लगता। मैंने पहले ही कहा था कि अभी सरकार जो है वो उन चीजों को समेटने में लगा हुआ। जीडीपी बढ़ेगा, उनका आशा है बढ़ेगा, लेकिन मेरा सवाल दीजिए, क्यों पटवारी को हटा दिया? क्यों लेखपाल लाया? मुझे जवाब दीजिए आप। धनोज जी, एक आप पत्रकार हैं। जी बिल्कुल, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं जनाब। आप पत्रकार हैं, मैं भी छोटे भाई से ही यहाँ पर आया। नहीं, आप उंगली क्यों नहीं उठेगी? सत्ता में जो होगा उससे सवाल होगा। राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उनसे भी सवाल होगा। सवाल हमेशा सत्ता से होता है। ये डिबेट को डिरेल करने का तरीका ठीक नहीं होता। आप एक संभ्रांत पत्रकार हैं, उस नाते आपका सम्मान है। सवाल जो है क्या हम सुब्रमण्यम स्वामी से करेंगे? सवाल क्या हम अखिलेश यादव से इस समय करेंगे? सवाल तो जो सत्ता में होगा उससे किया जाएगा, बिल्कुल, सवाल किसी सत्ता से दूसरे से नहीं किया जाएगा। आपको 35,000 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता देनी थी, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो सताए हुए लोग हैं, धर्म के आधार पर जो देश शासित होगा वहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति सदैव दयनीय रहेगी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। वो 35,000 लोग जो इस देश के अंदर हैं उनको नागरिकता दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सीएए की आड़ में अगर आप काम करेंगे, आप पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को लाइन में लगाने का काम करेंगे, वोटों को, मतदाताओं को देश के भ्रमित करने का काम करेंगे, ठीक है जावेद भाई, ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, शाब्दिक हिंसा करने का काम करेंगे। ठीक है, लौटता हूं मैं। डटकर विरोध होगा। अजय शर्मा, सीए के खिलाफ देश में 2 दिन पहले, अभी 2 से 3 दिन पहले अरविंद सुब्रमण्यम ने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जो सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार भी हैं। उन्होंने भी कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि मौजूदा वक्त जो है वो 91 से पहले का बुरा दौर है। तो क्या अब भी ये सरकार सचेत नहीं हो रही? अब भी हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हैं? अब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है? क्या ये वक्त नहीं है कि प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के, हर राज्य के, चाहे वो किसी भी दल का हो, बुलाएं, बैठक करें, इस पे चर्चा करें कि भाई कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कैसे जो सिस्टम बिगड़ा है वो कैसे दुरुस्त होगा? कैसे देखें इसको? देखिए, आपकी बात एकदम सही है, आपकी चिंता भी वाजिब है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी देश के जो मौजूदा हालात हैं, यदि उसको हम देखें पिछले 15 दिसंबर से या थोड़ा सा समय से पहले हम देखें कि देश की जो स्थिति है वो किस तरह के मसलों में उलझी हुई है। हम देख रहे हैं कि एक कैट फाइट शुरू हो गई है। हम सिर्फ बीजेपी वर्सेस या कांग्रेस, बीजेपी प्लस कांग्रेस, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हम देख रहे हैं, या यूपी वर्सेस हम एनडीए देख रहे हैं। हम सिर्फ बयानबाजी देख रहे हैं, और जो देश की जो आम जनता है उसको देख रही है, समझ रही है आखिरकार हो क्या रहा है, और वो बहुत परेशान है कि भाई हमारे जो असली मुद्दे वो कहाँ चले गए। ये जो बेरोजगारी है या रोजगार है वो कैसे आएगा, हमारे पास जो समस्याएं हैं उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आखिरकार उन मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों पर चर्चा इतनी क्यों हो रही है? उसके बाद उसके बहुत सारे लोग, सबके अपने अपने पैरोकार हैं, बुद्धिजीवी भी शामिल हो गए, पक्ष में भी विपक्ष में भी, फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल हो गई है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। मतलब एक खेमा बंटता चला जा रहा है, और लोग जो है सिर्फ उसमें कर रहे हैं। तो सीधा सीधा सर जो है सिर्फ सियासत का है कि भाई हमें किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आना है। और जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में उसको ये समझना पड़ेगा, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बात पूरी हो जाए मेरी, कि यदि सीए
एनआरसी या एनपीआर, ठीक है, अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन भ्रम की स्थिति क्यों ऐसी बनी रही? आपने ऐसी क्यों बनी रहने दी? आपने उसको पुरजोर अभियान क्यों नहीं चलाया कि उस भ्रम की स्थिति का फायदा उठाकर ऐसे लोगों ने उसका ऐसे विरोध की, सुन लीजिए, ऐसे विरोध की और दुष्प्रचार की राजनीति शुरू कर दी, जिससे कि लोगों के अंदर एक डर बैठ गया। आज एक डर का हवा में नहीं कर रहा हूं, है ना, तो यानी कि डर नहीं होना चाहिए था और लोगों को ऐसी चीजों पर नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। यानी कि कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है अगर साफ नियत से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको भ्रम की स्थिति से दूर रखना चाहिए। और यदि हम दूसरी पार्टी की बात करें, आपको भी सहयोग की भूमिका में होना चाहिए, सरकार को सही ढंग से काम करने दें। आप इस तरह की बयानबाजी ना करें जिससे कि देश की स्थिति बिगड़े। आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर पैदा करता है। हम कहाँ हैं, किस दुनिया में, कहाँ रह रहे हैं, हम किसकी बातें कर रहे हैं? गलत का नहीं आया, सभा में चर्चा क्यों छेड़ी? आप सभा में चर्चा क्यों छेड़ी? जैसे राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं, गुमराह आपने किया। आप जवाब दे दीजिए कि प्रधानमंत्री का बयान सही है कि अमित शाह का बयान सही है कि जेपी नड्डा का बयान सही है? एनआरसी आ जाए, एनआरसी पे जो आपको आपत्ति हो, क्यों आपने चर्चा छेड़ी देश को आग में झोंक दिया? ये कैसी सेवा कर रहे हैं समाज के देश की कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है? जैन साहब ठीक झारखंड में बयान आपने दिया सर, आपसे तो मैं ना खींचे इस पूरी चर्चा को, प्रधानमंत्री बाद में बड़े सलीके से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप अमित शाह जी, जावेद भाई एक सेकंड, अरे आप साथ साथ बैठे हैं, ऐसे ना भिड़िए सर, आपको हो गया, ठीक है, सवाल ले लीजिए। सीएबी के पीछे जो मनसा है उस पे आपत्ति है, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, यही तो गुमराह कर रहे हैं आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर जावड़ेकर जी राहुल गांधी को इस साल का झूठा कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी संघ और इस देश का जो सत्ताधारी दल है ये ठीक, अजय भाई एक सेकंड, सबसे बड़ा इन्हीं दोनों को सुन लेते हैं। सारी दुनिया की निगाह है, कैसे नागरिकता खत्म हो जाएगी किसी की? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 35,000 लोगों को नागरिकता दी, डर की राजनीति कर रहे हैं, डरा रहे खाम देश को बोलने वाले लोगों को। पे आपत्ति क्या है, पहले उसकी बात किसने आपत्ति की? मैंने की आपत्ति है, किसने आपत्ति की? आपके समर्थन क्यों? अरे क्या मैं कह रहा हूं कि 35,000 लोगों को दीजिए और आपकी सरकार कह रही है पे आपत्ति नहीं है और आप हिंसा का भी समर्थन नहीं। क्यों? राज्यसभा में अमित शाह जी ने क्या कहा? राज्यसभा में क्या कहा? राज्यसभा में क्या कहा, यह जवाब दीजिए। झारखंड की चुनावी रैलियों में क्या किया, क्या कहा, यह बताइए। आपके कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी ने क्या कहा, इसका जवाब दे दीजिए। अगर एनआरसी आता है अलग होता है, जावेद सरकार का बयान अलग होता है। यही आप वजह लोग है अक्सर जो है पार्टी के बयान को सरकार के बयान से जोड़कर सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। जावेद साहब, आपके प्रदेश में 2 किसानों के मसीहा हुए मुलायम सिंह यादव और तो यही वजह है कि जब भी सवाल करो तो उसका बजाय जवाब देने के आपसी तू मैं होने लगती है, और जो वक्त उस चर्चा का होता है वो इसी कदर गुजर जाता है। और ऐसा ही यहां पे भी हुआ, चूंकि आरएलडी प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में ही तू मैं पे उलझे रहे, और जवाब हमने कई मांगने की कोशिश की, कई सवाल भी उठाए अर्थव्यवस्था को लेके, लेकिन संतोषजनक जवाब इस चर्चा में नहीं मिल पाया। ऐसे में हम चाहेंगे कि वो संतोषजनक जवाब मिले, क्योंकि अब जो पूर्व सलाहकार हैं सरकार के ही वो सवाल उठा रहे हैं। कई लोग कह चुके हैं कि इस वक्त देश के हालात ठीक नहीं हैं। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल यही है कि मौजूदा वक्त में चुनौतियां सरकार के सामने कई हैं, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और कई दूसरी चुनौतियां। ऐसे वक्त में क्या उसे दरकिनार करके दूसरे मुद्दों को पहले लाना चाहिए, या फिर उन समस्याओं का हल करके देश के नौजवान, किसान, महिला सुरक्षा, इन पे बात होनी चाहिए। इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।